गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के चतुर्थ प्रश्न पत्र समावेशी विद्यालय का सृजन बीएड सेकेंड ईयर के फोर्थ पेपर क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम यूनिट सेकंड का टॉपिक सेकंड कर रहे थे, जिसमें हमने पिछली कक्षाओं में बालकों के लिए यूनिसेफ का जो विश्व शिखर सम्मेलन 1990 में 29-30 सितंबर को न्यूयॉर्क शहर में जो आयोजित हुआ था उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने स्वास्थ्य संबंधी सुझाव, उत्तरजीविता, स्त्री स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और संरक्षण पर हमने बात की थी। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए यूनिसेफ का जो विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें बालकों की उत्तरजीविता, संरक्षण एवं विकास पर विश्व जो उद्घोषणा हुई थी उसके बारे में हमने चर्चा की थी, जिसमें हमने कुछ टॉपिक के अंतर्गत हम इसका अध्ययन कर रहे थे, जिसमें चुनौतियां थी। चुनौतियां जो पहला टॉपिक था जिसमें गरीबी, कुपोषण, युद्ध, रोग, ये 4 प्रमुख चुनौतियां थी। और उसके बाद हमने अवसर, अपॉर्चुनिटी किया था, और जिसमें से हमने कुछ अनुच्छेद पढ़े थे। और इसके बाद जो आगे का जो टॉपिक है जो हमने पिछली क्लास में किया था, कार्य एवं वचनबद्धता पर, टास्क एंड कमिटमेंट के लिए किया था हमने। और इसका चौथा और अंतिम जो सोपान है वो कार्यकारी योजना पर है, प्लान ऑफ एक्शन। ये हमारी आज की कक्षा का प्रमुख विषय रहेगा। तो जो विश्व उद्घोषणा का जो अंतिम और लास्ट सोपान है, इसके अंतर्गत कार्यकारी योजना या प्लान ऑफ एक्शन आता है। इसके अंतर्गत हमने विश्व उद्घोषणा के उन सभी उपायों का वर्णन किया है जिसमें इन निर्धारित लक्ष्यों को विश्व स्तर पर प्राप्त किया जा सके। जो हमने यूनिसेफ का विश्व शिखर सम्मेलन में जो प्रमुख लक्ष्य रखे थे उन्हें प्राप्त करने के लिए कार्यकारी योजना का जो अंतिम सोपान है इसका अध्ययन हम करेंगे। इसका प्रमुख है जो कार्य है कि जो विश्व उद्घोषणा जो हुई थी उसके जो प्रमुख लक्ष्य रखे थे उन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। इसके लिए प्रत्येक राष्ट्र को अपनी भूमिका का सर्वश्रेष्ठ रूप से निर्वहन करने की दिशा निर्देश दिए गए थे, क्योंकि वैश्विक जो व्यवस्था है उसमें सभी बालक एवं बालिका पूरे विश्व के जो यूएनओ के अंडर में आते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में जितने भी कंट्रीज हैं, जितने भी देश हैं, उसके जो सदस्य हैं देश, उनके सभी देशों के बालक एवं बालिका वैश्विक समाज के, पूरे विश्व स्तर समाज के अंग माने गए हैं। इसलिए इस कार्यकारी प्लान को लागू करने की बात उन सभी देशों को कही है। तो कार्यकारी योजना के प्रमुख उपायों का वर्णन हम कुछ बिंदुओं में करेंगे, जिसमें से जो पहला जो बिंदु है वो उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो कार्यकारी योजना के अंतर्गत प्रत्येक राष्ट्र को, जो यूएनओ के सदस्य हैं प्रत्येक देश, तो प्रत्येक देश को अपने उत्तरदायित्व का अनुभव करना होगा कि बालकों के संरक्षण, उत्तरजीविता और विकास के लिए कौन कौन से हमारे उत्तरदायित्व है। उन उत्तरदायित्व का अनुभव उस देश की सरकार को करना है, जिससे वह बालकों के अधिकार एवं उनके विकास संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने में समर्पित भाव से कार्य कर सके, ताकि वो राष्ट्र बालकों के संरक्षण में, उत्तरजीविता में, उनके विकास, ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के चहुमुखी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समर्पण भाव से कार्य कर सके। इसके लिए हमने पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी कि विद्यालयों में उन्हें उत्तम शिक्षा प्रदान की जाए और साथ ही उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए। और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है माँ से। जब बालक गर्भावस्था में होता है तभी से उसकी देखभाल करनी है। अगर माँ को अच्छा पोषण मिलेगा तो बच्चों को भी स्वस्थ बच्चे पैदा होंगे। अगर माँ को अच्छा पोषण या पोषाहार नहीं मिलेगा या अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो गर्भ में पल रहा बच्चा रोगी पैदा होगा या असक्षम बच्चा पैदा होगा। विकसित देशों को भी अपने उत्तरदायित्व का अनुभव करते हुए
विकासशील देशों को इस संदर्भ में निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करना चाहिए। सभी एक दूसरे राष्ट्रों को जो यूएनओ के अंडर में आता है एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। जो विकासशील देश हैं उनकी मदद विकसित देशों को करनी चाहिए और दिशा निर्देश देना चाहिए। अपनी नीतियों और रीतियों के बारे में उन्हें बताया जाना चाहिए। इसके बाद जो यूनिसेफ की जो डिक्लेरेशन हुई थी, उद्घोषणा हुई थी, विश्व उद्घोषणा, उसमें दूसरा जो बिंदु था वो सकारात्मक नीतियों के निर्माण को लेकर था। क्रिएशन ऑफ पॉजिटिव पॉलिसीज क्रिएशन ऑफ पॉजिटिव पॉलिसीज सकारात्मक नीतियों के निर्माण को लेकर था। इसमें कहा गया कि प्रत्येक देश है जो उन नीतियों का निर्माण करेगा जो कोई सकारात्मक तथा विकास पर आधारित हो। और केंद्र बिंदु क्या रखा था? बालक, बच्चे। तो प्रत्येक जो राष्ट्र हैं उन्हें उन नीतियों का निर्माण करना होगा। डिक्लेरेशन में ये बात कही थी विश्व उद्घोषणा में बालकों के विकास के लेकर कि प्रत्येक देश को उन नीतियों का निर्माण करना होगा जो कि सकारात्मक पर आधारित हो और विकास पर आधारित हो। इन नीतियों में अभिभावकों को, शिक्षकों को, स्कूल व्यवस्था को तथा समाज को बालकों के हित के संरक्षण एवं विकास के लिए अपनी संभावनाओं पर विचार करना होगा। यानी कि सोसाइटी में रहने वाले, समाज में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि प्रत्येक बालक को, चाहे तो वो उस बालक के माता पिता हों या उस बालक के शिक्षक हों या उस बालक का स्कूल व्यवस्था हो या फिर समाज का प्रत्येक नागरिक हो, सभी नागरिकों को जो उस बालक के पर्यावरण में आते हैं, उसके वातावरण में आते हैं, उन सभी को उसका संरक्षण और विकास के लिए अपनी संभावनाओं पर विचार करनी चाहिए और अपने विकास के सभी जो संभावनाएं हैं उन पर विचार करनी चाहिए। किसी भी लक्ष्य को असंभव नहीं मानना होगा वरन प्रत्येक लक्ष्य को संभव बनाने के लिए प्रयास करना होगा। इसके बाद तीसरा बिंदु आता है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो बालकों की उत्तरजीविता संरक्षण एवं बालकों की उत्तरजीविता संरक्षण एवं विकास संबंधी सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन की भावना का विकास करना होगा। जैसा मैंने पिछले बिंदु में बताया था, सकारात्मक नीतियों का निर्माण या उत्तरजीविता जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उसको लेकर जो बात कही गई थी कि प्रत्येक राष्ट्र को एक दूसरे का सहयोग करना है, यही इंटरनेशनल कोऑपरेशन का प्रमुख लक्ष्य रखा गया था कि बालकों की सर्वाइवल के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए लक्ष्यों को निर्धारित करने में प्रत्येक विकसित राष्ट्र को विकासशील राष्ट्र की सहायता करनी होगी। ऐसी भावना का विकास करना होगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से ही विविध प्रकार की वैज्ञानिक विधियों एवं व्यवस्थाओं का विकास होगा जिससे बालक के संदर्भ में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। कि हर संभावनाएं बालकों को उपलब्ध करवानी होगी और ऐसा तभी होगा जब इंटरनेशनल कोऑपरेशन होगा या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होगा जिससे बालक के संदर्भ में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा। इस संदर्भ में विकसित देशों को व्यापक एवं सद्भावना का दृष्टिकोण प्रदर्शन करना होगा तथा अपनी सहायता विकासशील देशों को प्रदान करनी होगी। तो ये प्रमुख दिशा निर्देश दिए गए थे विकसित राष्ट्रों को कि अपने देश के बालकों के विकास के लिए तो प्रयास करने ही करने हैं, साथ में जो विकासशील राष्ट्र हैं उनके विकास के लिए भी प्रयास करना है और विकासशील राष्ट्रों को उस संबंध में दिशा निर्देश और परामर्श और सहायता करनी है। इसके बाद जो चौथा बिंदु है तो उसका जो चौथा बिंदु के तहत इन्होंने क्रियान्वयन को माना है इम्प्लीमेंशंस। तो कार्यकारी योजना का प्रमुख सोपान अभिसम्य नीतियों को बालकों के विकास एवं संरक्षण के लिए उचित रूप में क्रियान्वयन करना होगा। अर्थात जो कार्यकारी योजना है, प्लान ऑफ एक्शन है, उसके अंतर्गत या इस सोपान के अंतर्गत जितने भी अभिसम्य या यूं कहें सम्मेलन जो हुए हैं उसमें जो नीतियां बनाई गई हैं उसको क्रियान्वयन करना है और बालकों के विकास और संरक्षण के लिए उचित रूप से दिशा निर्देश देने हैं।
अर्थात जो भी अंतर्राष्ट्रीय सहायता जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदान की जाती है उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यय करना है। अर्थात बालकों के विकास के लिए जो योजनाएं बनानी हैं, इंटरनेशनल कोऑपरेशन करना है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना है। जो भी कोई सम्मेलन होता है उसमें बालकों के विकास के लिए जो रीतियाँ नीतियाँ बनाई जाती हैं और उस संबंध में जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन होता है, या यूँ कहें कि जो दूसरे देशों से विकासशील राष्ट्र को फंड मिलता है, पैसा मिलता है, उस पैसे का व्यय उन बालकों के विकास के संदर्भ में ही किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में विकसित देशों को व्यापक एवं सद्भावना का दृष्टिकोण प्रदर्शित करना होगा। अर्थात इस क्षेत्र में जो विकसित देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, उनको पूर्ण रूप से सद्भावना का प्रदर्शन करना होगा। सद्भावना रखनी है कि अमुक देश या अमुक विकासशील देश है, उसके बच्चे सभी देशों के लिए या मतलब वैश्विक स्तर पर वे एक महत्वपूर्ण अंग हैं। इस संबंध में सद्भावना रखनी है, प्रेम भावना रखनी है, अपनी सहायता विकसित विकासशील देशों को प्रदान करनी होगी, कोऑपरेशन करना होगा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना होगा। और इसके बाद जो 5वां बिंदु है वो समावेशी विद्यालयों की स्थापना है। जो हमारा ये जो यूनिसेफ विश्व शिखर सम्मेलन और उस संबंध में बालकों की उत्तरजीविता, संरक्षण और विकास को लेकर जो लक्ष्य रखा गया था, उसका प्रमुख उद्देश्य जो 1990 में हुआ था सम्मेलन, उसका और जितने भी कार्यकारी योजना वगैरह बनाई जाई गई थी, उनका प्रमुख उद्देश्य समावेशी विद्यालयों की स्थापना करना था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंक्लूसिव स्कूल्स, समावेशी विद्यालयों की स्थापना करना था। तो समावेशी विद्यालयों की स्थापना के लिए भी सरकारों को अपने अपने स्तर पर प्रयास करने होंगे। और इस संबंध में जो समावेशी विद्यालय क्या है, इस संबंध में मैंने पहली कक्षा में ही चर्चा कर ली थी कि समावेशी विद्यालय ऐसा विद्यालय होता है जो एक ही छत के नीचे बैठकर सभी प्रकार के बालकों के लिए, चाहे तो वे शारीरिक विकलांग हो या मानसिक रूप से कमज़ोर हो या गिफ्टेड चिल्ड्रन हो, प्रतिभाशाली बच्चे हों, या सुपीरियर हो या सामान्य बच्चे, एवरेज स्टूडेंट्स हों, सभी को एक ही छत के नीचे शिक्षा प्रदान की जाती है और उनकी मानसिक क्षमता के अनुसार ही उन्हें शिक्षा प्रदान की जाएगी, ऐसी व्यवस्था होती है। तो ये दिशा निर्देशन प्रमुख रूप से 1990 का जो यूनिसेफ का विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें इस बात की चर्चा की गई थी। और जो प्रमुख 5वां बिंदु है, हम समावेशी विद्यालयों की स्थापना करना, ये प्रमुख बात रखी गई थी कि सभी जो विकासशील देश है और विकसित देश है, उन देशों की सरकारों को अपने अपने स्तर पर प्रयास करने होंगे ताकि वे अपने यहाँ समावेशी विद्यालयों की स्थापना कर सकें, क्योंकि समावेशी विद्यालयों द्वारा प्रत्येक बालक एवं बालिका को शिक्षा प्रदान के लक्ष्य को पूर्ण किया जा सके। डिप्रेस्ड चिल्ड्रन है, असक्षम बालक है, सामाजिक वंचित बालक है या किसी प्रकार के बालक हैं, सभी को समान रूप से शिक्षा प्राप्त हो, ऐसे विद्यालयों की स्थापना की जाने समावेशी विद्यालय है। इसमें असक्षम अपवंचित वर्ग के बालक बालिका को व्यक्तिगत रूप में योग्यता के आधार पर उनके विकास और संरक्षण की व्यवस्था करना, ऐसा दिशा निर्देश दिया गया था। इसके बाद 6वां बिंदु है हमारा, जो कार्यकारी योजना थी उसका 6वां बिंदु है शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। कार्यकारी योजना के अंतर्गत शिक्षा को सार्वभौमिक एवं अनिवार्य बनाया जाए। तो हमारे जो शिक्षा नीतियाँ लागू हुई थी, जिसके अंतर्गत हम अपना जो देश है, भारत देश एक विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है, तो वहाँ पर भी शिक्षा का सार्वभौमिकरण का प्रयास किया गया था। और ये दिशा निर्देश हमें यूनिसेफ से प्राप्त होता है। तो बालकों के उत्तरजीविता, संरक्षण और उनके विकास की जो लक्ष्य रखे गए थे, वहाँ से हमें दिशा निर्देश प्राप्त होता है। और इस संबंध में हमने बालकों को शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार दिया गया है आर्टिकल 24 में। और उसके बाद एक जो नीति निर्देशक तत्व है आर्टिकल 45, उसमें भी इस बात पर चर्चा की गई है। और इसके बाद जो हमारी मूल कर्तव्य हैं
51 का उसमें भी ये बात कही गई है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक आयु वर्ग के सभी बालकों को शिक्षा प्रदान की जाना चाहिए। मूल अधिकार में तो ये बच्चों का मूल अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना। और नीति निर्देशक तत्व में एक बढ़ावा दिया गया है, एक बात कही गई है कि बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। और जो हमारा मूल कर्तव्य है उसमें अभिभावकों और शिक्षकों का यह प्रमुख कर्तव्य है कि 6 साल से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करवाई जाए। ऐसा अभिभावकों का या शिक्षक का या माता पिता का कर्तव्य बनता है। तो शिक्षा और ये सब इसीलिए लागू किए गए हैं ताकि शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो। कार्यकारी योजना के अंतर्गत शिक्षा को सार्वभौमिक एवं अनिवार्य बनाया जाए। जब प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित होगा तो निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों का उपयोग करेगा, कर्तव्यों का पालन करेगा। इससे प्रत्येक योजना का क्रियान्वयन उचित प्रकार से होगा। जिस संबंध में मैंने आर्टिकल बताए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके बारे में बात कही गई थी। और उसके बाद जो 7वां बिंदु है वो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना है, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना। तो जो वैश्विक उद्घोषणा की कार्यकारी योजना को सफल बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का होना परम आवश्यक है, क्योंकि इसी आधार पर ही प्रत्येक बालक एवं बालिका के प्रति व्यापक दृष्टिकोण विकसित होगा तथा विकसित देश अपने बालक बालिकाओं के हित संरक्षण के साथ साथ अन्य देशों के बालक एवं बालिकाओं के हित संरक्षण एवं विकास के लिए भी कार्य करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना होनी जरूरी है। विकसित राष्ट्र अगर विकासशील राष्ट्रों के प्रति सद्भावना रखेंगे, कोऑपरेशन करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करेंगे, तभी उस क्रियान्वयन उसे इम्प्लीमेशन किया जा सकता है, उसका क्रियान्वयन किया जाएगा और तभी समावेशी विद्यालयों की स्थापना होगी। अगर समावेशी विद्यालयों की स्थापना होगी तो ही शिक्षा का सार्वभौमिकरण होगा। ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना सभी देशों को रखनी है और बच्चों के विकास के संबंध में कार्य करने हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।